जय हिंद दोस्तों। हम लोग इरिटेरिया के समर्पण सीरीज का टेस्ट नंबर 4 कर रहे थे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डल गई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जो भी लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी या बीपीएससी टीचर की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी ये सारी जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन तक भी पहुंच पाए। चलिए अब हम विलंब न करते हुए, हमने इसमें 69 क्वेश्चन तक किया था, उसके आगे अब हम लोग करते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं उसके आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर हमारा जो सवाल है, ये सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। देखिए थॉमस रो जो है ना, ये ध्यान समझिएगा, ये आए थे जहांगीर के समय में। मैं पूरा आपको डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, जहांगीर के समय में आया था। एक्चुअली क्या था, सर थॉमस रो जो है ये भारत आए थे 1615 में। 1615 में जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे, उनके राजदूत थे कौन, सर थॉमस रो। ठीक है, इससे पहले 1608 में कौन आया था, विलियम हॉकिंस। इससे पहले इसके दरबार में कौन आ चुका है, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, ध्यान रहे, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। क्या दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। किसको, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला और जमा मस्जिद दोनों का निर्माण करवाया था। ये था शाहजहां। कौन था, शाहजहां। देखिए खैर भारत में जितने भी अगर हम बात करें वास्तुकला का, तो ये जो स्थापत्य कला का जो काम किया है ना, ज्यादातर जहांगीर किया है, सॉरी सॉरी शाहजहां किया है। किसने किया है, शाहजहां किया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब की कुछ ऐसी कट्टरता नीतियां था जिसके कारण अंग्रेज जो है मुगलों के पतन का कारण बना। क्योंकि मुगल में औरंगजेब से ज्यादा, मतलब कह सकते हैं ना, एकदम गया गुजरा शासक कोई था ही नहीं। हालांकि अंग्रेज जो है औरंगजेब जो है ये लड़ने में बहुत माहिर था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लोगों पर जुल्म किया, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। ठीक है, जिंदा पीर को हम लोग इसे ये भी कहते हैं, जीवित संत के भी नाम से जानते हैं ना। जिंदा पीर का मतलब क्या होता है, जीवित संत। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था 1675 में। गुरु तेग बहादुर को पकड़कर उन्होंने क्या कर दिया, उनको मार डाला था, सर कलम कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। मुगल प्रशासनिक इकाई है और उसका कार्यभार है ना। ठीक है, जैसे आपका सूबा, सूबा किसे कहा जाता था, सूबा कहा जाता था जो सिपह साल सिपह साल होता था। सिपह साल निजाम का मतलब होता था जो राजस्व विभाग के प्रभारी होते थे, उसे सूबा कहते थे। क्या बोलते थे, सूबा। यानी इसको क्या बोल सकते हम लोग, राजस्व विभाग के प्रभारी। ध्यान रहे, राजस्व अधिकारी की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो राजस्व अधिकारी है उसका मतलब हो जाएगा सिकंदर, है ना, उसको परगना कहते हैं। परगना का मतलब होता है सिकंदर, जो राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी। ठीक है, सरकार, सरकार का मतलब होता था फौजदार। सरकार का मतलब क्या होता था, फौजदार। और ग्राम का मतलब होता था मुकद्दम। क्या होता था, मुकद्दम। यानी पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरा का पहला, और डी का दूसरा। चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं इसमें, है ना।
तो इसको तो हम लिख दे रहे हैं कहीं पर क्योंकि मिट जाएगा। क्या उनका नहीं जी, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, है ना। अब इसको देखते हैं कि कहां पर है ऐसा। ये आपको हाँ, चौथा, अरे चौथा के बाद, एक सेकेंड एक सेकेंड, चौथा तीसरा, हमने गलती लिख दिया क्या। सूबा का मतलब क्या होता था, सिपालसार। सरकार का मतलब क्या होता था, फौजदार। अच्छा हाँ, तीसरा हुआ, सॉरी सॉरी, ठीक है। परगना का मतलब क्या होता था, सिकंदर। और ग्राम का मतलब होता था मुकद्दर, है ना, मुकद्दम। डी, किस मुगल शासक के ने मनसबदारी सुधारों के एक भाग के रूप में दुआसपा सिहासपा प्रणाली शुरू किया था। ये जहांगीर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर जो है प्रणाली को जोड़ा था, अर्थात किसी के सवार रैंक को उसके जात रैंक को बढ़ा दिया। बढ़ाए बिना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सम्राट अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी, आपको भी पता है ना। और प्रत्येक मनसबदार के दो रैंक थे। एक थे जात, जो जो लोग मतलब जो पैदल चलते थे, और दूसरे थे सवार जो घोड़ों पर चलते थे, है ना। तो ये दो लोगों थे। अगला है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक, सॉरी, अगला सवाल है, दहशाला प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन निम्न में से किस आधार पर होता था। देखो नाम से ही लग रहा है ना, 10 साला, मतलब 10 साल पर, कितने साल पर, 10 साल पर। तो पिछले 10 साल पर जो औसत उसका जो होता था, कितने औसत है नहीं, पिछले 10 वर्षों का जो औसत उपज होता था, है ना, उसी के आधार पे क्या लगता था, टैक्स लगता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली की बात हुआ है ना। आइए, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मनसबदारी प्रणाली में यह अधिकारियों के पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी को निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मनसब को जात और सवार रैंकों में विभाजित किया गया था। हाँ, अभी हमने आपसे कहा जात मतलब जो पैदल चलता था, सवार मतलब जो घोड़े की सवारी करती थी। देखो जनरली ना ऐसा एनसीईआरटी में मैंने कहीं पढ़ा था कि जात को 1 रुपया मिलता था और सवार को 3 रुपया मिलता था। इस तरह से इनको क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी, ठीक है। आइए, मनसबदारों को केवल नगद भुगतान किया जाता था, भूमि के रूप में नहीं, ऐसा नहीं था। मनसबदारों को ना जागीरी भूमि दी जाती थी और कहा जाता था कि वहां से आप टैक्स तहसील लीजिए। तो इन लोगों को नगद भुगतान नहीं दिया जाता था। मनसबदारी पद वंशानुगत थे और पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मनसबदारी वंशानुगत नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल पहला और दूसरा। अगला सवाल, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में, निम्नलिखित का मिलान करें, मिलान करते हैं। किताब और उसके लेखक, किताब और उसके लेखक, हसमत उल आरिफिन किसने लिखा था, दारा सिको ने लिखा था, ठीक है। फतुहात ए आलमगीरी ये लिखा था ईश्वर दास ने। आईने अकबर, ये आप सबको पता है, अबुल फजल। अकबरनामा, अकबरनामा भी किसने किसने लिखा था, अबुल फजल ने ही लिखा था, ठीक है। दो अबुल फजल दो दे दिया जी, अबुल फजल दो में ऑप्शन दे दिया, यानी कि पहला का तीसरा और बी का दूसरा, पहला का तीसरा और बी का दूसरा एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। सी का, हाँ देखिए अबुल फजल दोनों में है, तो चौथा मारो चाहे पहला मारो, बात एक ही है। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है। ठीक है, औरंगजेब के बाद कमजोर और असक्षम उत्तराधिकारी। देखो बात तो सही था, औरंगजेब जो था ये अंतिम मुगल बादशाह था जो ताकतवर था, और ताकतवर ही नहीं था, ये अपनी ताकत के वजह से ऐसा कहा क्या जाता है, सत्य है कि औरंगजेब ने पूर्वी भारत में आराकान पर्वत तक जीत लाया था। ठीक है, औरंगजेब के, ठीक है, जो सेनापति था बहुत ही बहादुर सेनापति था, एक का नाम था शाइस्ता खान। ठीक है, जबरदस्त सेनापति था। आइए अगला कहता है कथन मराठा, सिख और जाट जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि जैसे ही मराठा इन्हीं के समय में उद्गम हुआ था, सिख जाट जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज हुआ और मुगल को धीरे धीरे क्या कर दिया, दबा दिया। उत्तराधिकारी को स्पष्ट और निश्चित कानून का होना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तीसरा नहीं है, पहला और दूसरा ही है। ठीक है, अगला सवाल 1659 में मनाया गया नवरोज त्योहार किस मुगल शासक से जुड़ा है जिसने इसे फारसी मूल के त्योहार को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, तो ये औरंगजेब है। कौन है, औरंगजेब। नवरोज त्योहार जो है ये फारसी नववर्ष के उत्सव में मनाया जाता है। ठीक है, जिसे 1659 में औरंगजेब ने मनाया था। नादिर शाह ने किसके शासन काल में दिल्ली पे आक्रमण किया है। हम लोग फर्स्ट हाफ में भी किए थे ना, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के समय में। कब किया था जी, 1739 में, 1739 में। और क्या क्या लूट के ले गया था, सब वे कुछ ले गया था। ठीक है, जिनमें से इसने शाहजहां ने एक वो बनवाया था, ठीक है, कोहिनूर हीरा जड़ के, क्या बोलते हैं जी उसको, एक बैठने वाला था ना कुछ, वो भी ले गया उठा करके ससुर वो। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल मिटा दे रहा हूं इन सबको। अगला सवाल है मुगल सम्राट अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से प्रदान किया था, यानी उपाधि दिया था। तो कवि प्रिय किसे कहा जाता था, बीरबल को कहा जाता था। कवि प्रिय किसे कहा जाता था, बीरबल थे। कवि प्रिय का मतलब होता है जिसका कविता का प्रिय, यानी कवियों का प्रेमी। ठीक है, बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था जी, महेश दास। क्या नाम था, महेश दास। वो एक राजपूत थे, है ना, और इनके अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अगला सवाल है मुगल महलों में दीवाने खास के रूप में जानी जाने वाली स्थापत्य विशेषता को अक्सर निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पहलू के भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। देखिए जो लाल किला बना था, जो लाल किला बना था शाहजहां के द्वारा, उसमें दो दो चीजें बनाई गई थी, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। एक क्या था, दीवान ए आम। दीवाने आम का मतलब है जो, ठीक है, आम आदमी के लिए, और दीवाने खास मतलब है जो खास आदमी के लिए खुलेगा। ठीक है, तो ये देखो अब कह रहा है कि इसके किस सांस्कृतिक पहलू को भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। तो ये जो मेन था ना, ये सुलह कुल की अवधारणा के तहत एक धार्मिक विचार था। तो सैन्य नहीं जी, इस्लाम कानून नहीं जी, सुलह कुल सही बात है, यही यही बात है। आर्थिक प्रशासन ये भी नहीं, सुलह कुल की अवधारणा के तहत विविध धार्मिक और दार्शनिक विचार का संश्लेषण था। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है हमारा किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या चरमोत्कर्ष माना जाता है। किस मुगल सम्राट को के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या चरमोत्कर्ष माना जाता है। तो ये माना जाता है जहांगीर को। जहांगीर को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है,
क्योंकि जहांगीर के समय में जहांगीर का शासनकाल क्या था, 1605 से लेकर 1627 तक। क्योंकि अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। जहांगीर उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हुआ, जहांगीर शासन किया और 1627 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। इसके समय में चित्रकारी जो था बहुत ही चरमोत्कर्ष पे था। जहांगीर खुद एक चित्रकार था। जहांगीर का कहना था कि अगर 10 चित्रकार मिलकर के किसी कोई पेंटिंग को, किसी लड़की का फोटो बनाता है अगर मान लो, तो हम उस पेंटिंग को देख के बता देंगे कि इसका आंख किसने बनाया होगा, इसका बाल किसने बनाया होगा, इसका नीनार किसने बनाया होगा, इसका गाल किसने बनाया होगा। इतना जबरदस्त पेंटर था कौन, खुद जहांगीर। तो जहांगीर एक खुद ही बहुत बड़ा पेंटिंग का शौकीन, चित्रकला का शौकीन रखता था और उसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकला की विशिष्ट विशेषता नहीं है। ठीक है, आइए, जीवित रंगों और जटिल विवरणों का उपयोग, सही बात है, ये तो ठीक है, हमें नहीं ढूंढना है ना। त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य पर जोर नहीं, जैसा कुछ नहीं है। देखिए, त्रिआयामी का मतलब होता है कि जो जैसे मुगल चित्रकला जो है अपने जीवित रंग और 2 आयाम परिप्रेक्ष्य के लिए जानी जाती थी, 3 आयाम के लिए नहीं। ठीक है, तो ये 2 आयाम के लिए ही जानी जाती थी। दरबार के दृश्यों, शिकारों के दृश्यों और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, सही बात है। ठीक है, फारसी, भारतीय और कुछ हद तक यूरोपीय कलात्मक तत्वों का मिश्रण, सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला बताइए, देखिए, पिएट्रा ड्यूरा कला रूपों का प्रचलन किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान प्रमुख हो गया था। ये शाहजहां के समय में हुआ था। किसके समय हुआ था, शाहजहां के समय हुआ था। देखिए, पिएट्रा डोरा क्या, एक सजावटी कला है जो शाहजहां के समय में, शाहजहां का शासनकाल क्या था जी, कौन बताएगा, जल्दी से माइंड में रिकॉल करिए। मैं लिखता हूं 1628, क्योंकि जहांगीर के पास आया था, और 1658 तक रहा था। 1658 तक 30 साल तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, जो ताजमहल जो बना है, ताजमहल के संगमरमर को जो सतहों में, देखिए पिएट्रा डोरा होता क्या, जैसे अब जिन्होंने ताजमहल बनाया तो क्या किया है, संगमरमर को ऊपर से पेंट नहीं किया है, संगमरमर को जहां पर फूल बनाना है, फूल के डिजाइन से काटा गया है, और वहां पर दूसरे पत्थर जिस कलर में संगमरमर लगाना था, उस कलर के संगमरमर को उतने वैसी हिसाब से काट के उसमें सेट किया गया है। इस कला को कहा गया पिएट्रा डोरा। क्या कहा गया, पिएट्रा डोरा। ठीक है, पिएट्रा डोरा जो भी है। अगला सवाल अगला सवाल है, अरे थोड़ा ज्यादा ऊपर चल गया। हाँ, मुगलों के अधीन जागीर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, इनमें से कौन सा गलत है। जागीरें नगद वेतन के बदले में राजस्व भार था, सही बात है। जागीर के पास उससे सौंपी गई भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं, मालिकाना अधिकार नहीं होता था, सिर्फ उससे जागीर 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 जो जागी भूमि मिलता था उससे सिर्फ टैक्स लेना होता था, कोई मालिकाना हक नहीं था। इस प्रणाली के कारण अक्सर किसानों को शोषण का सामना करना पड़ता था। बात तो सही है, शोषण तो करना ही पड़ता था, क्योंकि अब जिस अधिकारी को रखा जाता था जोर जबरदस्ती करता था किसान से, और किसानों से टैक्स लेता था। जागीरें हस्तांतरणीय थी, सही बात है, एक आदमी से अगर नहीं हो रहा तो जागीर उसको हटा के दूसरे आदमी को दिया जाता था, जागीर जागी भूमि उसको टैक्स तसीलने के लिए। तो इसका गलत कौन था, बी गलत है। अगला सवाल, मुगल शासन के दौरान सरकार यानी जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था। जिम्मेदार कौन था, तो फौजदार क्या था, जिम्मेदार था। जिम्मेदार कौन था, फौजदार जिम्मेदार था। ठीक है, अगला सवाल,
मुगल शासकों के संरक्षण में, विशेषकर अकबर के शासनकाल में, संगीत का कौन सा रूप सबसे अधिक फला फूला? देखो, तो उसके समय में ध्रुपद, ध्रुपद सबसे ज्यादा अकबर के समय में हुआ। ठीक है, ध्रुपद शास्त्रीय गायन है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, और ध्रुपद गाने वाले सबसे एक प्रसिद्ध सिंगर थे जिनका नाम था तानसेन। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है, बाबरनामा मूलतः, बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो देखो, बाबरनामा जो है एक चगदाई तुर्की में लिखा गया था। आपको बताया था ना, बाबरनामा, ठीक है, चगदाई तुर्की भाषा में, इसी को कहते हैं तुजुक के बाबरी। तुजुक के बाबरी किसने लिखा था? बाबर ने खुद लिखा था। तो ये तुर्की भाषा में लिखा था, जिसको अपने जीवन के बारे में लिखा था। अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसे फारसी में अनुवाद किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था जी? तो क्या बोलेंगे? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम कौन था? बैरम खान का बेटा था जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला है, किस मुगल सम्राट ने महाभारत के फारसी अनुवाद, जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता है, को संरक्षण प्रदान किया था? अकबर ने ही किया था। अकबर ने ही किया था। अकबर ने सुलह कुल की अपनी नीति अपनाई थी, जिसके तहत कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया था। तो महाभारत का अनुवाद जो हुआ था रजनामा के रूप में हुआ था। इसका इसके अनुवाद किसके देखरेख में हुआ था? अबुल फजल फैजी और बहुत सारे विद्वानों के देखरेख में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, सेन वंश के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? सेन वंश, देखो सेन वंश किस दिया जाता है, और इस वंश ने किस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया? देखिए, सेन वंश के जो संस्थापक थे ना, इनका नाम था सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन। और ये जो थे इन्होंने सबसे ज्यादा शैव धर्म को संरक्षण दिया। किसको दिया? शैव धर्म को संरक्षण दिया। अगला है, कार्केट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो हम लोग कल आज ही पढ़े थे मार्तंड सूर्य मंदिर, है ना। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इन्होंने कराया था। ठीक है, अगला सवाल है, पल्लव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? ये सब देखिए, ये सब पूछता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, इनका रथ मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ठीक है, अगला सवाल, थोड़ा इसको मिटा देता हूं। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरबों के 712 ईस्वी के सिंध हमले के परिणाम स्वरूप भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसे यूरोप में भारतीय खगोलीय ज्ञान को फैलाने में मदद की। ठीक है, ये जरा बात हमें आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि क्या ये सही बात है? बात सही है, क्योंकि जब 712 ईस्वी में जब सिंध पर हमला हुआ था, तो जो भारतीय ग्रंथ थे पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत, इनका अनुवाद, ठीक है, किसमें किया गया था?
अरबी में अनुवाद हुआ था। अगला है मोहम्मद बिन कासिम, तो पहला सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करने के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जहां जजिया का अलाव किया। नहीं जी, दूसरा गलत है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया और दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। ठीक है, उसने सिंध के स्थानीय क्षेत्र जैसे मुल्तान और देवल में प्रशासनिक स्थापित किया और वहीं से जजिया कर लागू किया था। ठीक है, तो इनको देखो, मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आके रहने बसने का कोई शौक वोक नहीं था। ठीक है, अगला सवाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश ने 1221 में चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया, जो ख्वाजिम के शासक जलालुद्दीन मंगरबन्नी का पीछा कर रहे थे। मंगरबन्नी नहीं है जी। ठीक है, यहाँ पे कौन था? जियाउद्दीन मांग भरनी। इन्होंने गलती लिख दिया ना, जियाउद्दीन मांग भरनी। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही बात है। इल्तुतमिश जो है 1221 में चंगेज खां क्या था ना, देखिए, एशिया का सबसे जालिम शासक था चंगेज चंगेज खां। चंगेज खां इतना जालिम था, ये अपने सैनिकों को कहता था कि जो जितना मूड़ी काट के लाओगे, मूड़ी काटो और उसको अपने भाला में संभालो। जिसके भाले में जितना ज्यादा मूड़ी होगा, उसको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। और इसके सैनिक इतने जालिम थे कि लोगों को तो मूड़ी काटता ही था, अगर किसी गर्भवती महिला की मूड़ी काटता था तो उसको पेट चीरता था और पेट से उसका बच्चा निकाल के उसकी भी मूड़ी काटता था और उसको अपने भाला में लगाता था। इतना जालिम था। और उस समय चंगेज खां का मुकाबला करने के लिए एशिया में कोई शासक नहीं था, इतना ताकतवर था। अब चंगेज खां पीछा कर रहा था जियाउद्दीन मांग भरनी का। अगर चंगेज खां जियाउद्दीन मांग भरनी अगर पहुंच जाता, कहाँ? दिल्ली। अगर दिल्ली पहुंच तो गया था, लेकिन उसको शरण नहीं दिया। अगर उसको शरण देता और चंगेज खां दिल्ली पहुंच जाता, तो दिल्ली में तहस नहस कर देता। ठीक है, तो इसलिए उसने भगा दिया और दिल्ली को बचा लिया। दूसरा है, इल्तुतमिश ने 1206 में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और समय की खोखर विद्रोह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इल्तुतमिश नहीं था जी, इल्तुतमिश नहीं था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के देखो, इल्तुतमिश जो है सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने की शुरुआत की, लेकिन वह 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद सुल्तान नहीं बना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना, तो ये गलत है। अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान था? देखिए, नहरों के निर्माण के लिए पहला सॉरी नहरों का निर्माण शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि नहरों का जाल किसने बिछाया था? क्या पता जाएगा? अगर नहरों का जाल किसने बिछाया, यानी बहुत सारे नहर किसने खुदवाया, तो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल किसने? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई और बाद में से कहाँ स्थानांतरित किया? ठीक है, देखिए, इसने सबसे पहली राजधानी आनेगोंडी बनाया था। उसके बाद इसने स्थापना कहाँ किया, सॉरी, ट्रांसफर कहाँ किया उसका? विजयनगर कहा किया। तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था, है ना? कब किया था? 1336 में। 1336 में आपको बताया हूं फर्स्ट हाफ में, है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी शब्द का सफा से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता,
और सूफी संत स्वयं को ईश्वर का प्रियतम मानते हैं। ईश्वर का प्रियतम मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में सूफी आंदोलन का आगमन दिल्ली सल्तनत की बाद हुआ और यह मुख्य रूप से मुगल शासकों द्वारा प्रचारित किया गया। देखिए दूसरा गलत है जी। सूफी आंदोलन का आगमन दिल्ली से सल्तनत से पहले हो चुका था, है ना। 11वीं 11वीं और 12वीं शताब्दी में सूफी संत जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और ये आंदोलन को स्टार्ट किए थे। तो ये क्या दूसरा गलत है जी, सिर्फ पहला सही है ना। आइए, सिर्फ पहला क्या है, सही है। गलत मिलान का चयन करिए। गलत मिलान क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, आइए अगला सवाल। गलत मिलान का चयन करना है। शंकराचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? स्मृति संप्रदाय, सही बात है। रामानुज श्री संप्रदाय, सही बात है। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, सही बात है। निम्बकाचार्य, देखो निम्बकाचार्य जो है ना, ये गलत दिया जी। क्यों? निम्बकाचार्य जो है, इन्होंने इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना नहीं किया था। रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य जो है, ये सनक संप्रदाय किए थे। क्या किए थे? सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल। अगला सवाल। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आपको तो बताए थे, तुजु के बाबरी जो है, ठीक है, ये किस में लिखा गया था? तुर्की में लिखा गया था। फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन थे? बैरम खां का बेटा थे। बैरम खां, बैरम खां के बारे में तो आप तो अच्छे जानते हैं ना। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा जाता है। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दोनों का गुलाम था, यानी कह सकते हैं उसका सेनापति था। कौन था? सेनापति था। जिन्होंने आक्रमण किया था, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार तो बहुत छोटे छोटे शासन में बटा हुआ था। बिहार, उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जब बिहार पे आक्रमण किया, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो इनके शव को मरने के बाद बिहार शरीफ में दफनाया गया है। अगला सवाल। कर्नाट वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके आ गया। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगनन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। देखो सही बात है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। ये भी सही बात है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। नहीं जी, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है ग्यासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान के क्रम में, ठीक है, कर्नाट क्षेत्र पर क्या विजय प्राप्त 1300 इन्होंने दिया है। ठीक है, 1324-25 में ग्यासुद्दीन जो के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? हरिदेव सिंह था। ठीक है, एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो तीसरा सही नहीं है, क्योंकि इसको कौन जीता था? ग्यासुद्दीन तुगलक। यहाँ क्या दिया है? फिरोज शाह तुगलक। तो तीसरा गलत है ना, पहला और दूसरा सही है। अगला सवाल। अगला सवाल, देखिए हम आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराते हैं, मैथ का भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैथ का एक बार लास्ट में करा देंगे सॉल्यूशन। मैथ वैसे भी आप लोग कर लेंगे, मेन जीएस होता है। ठीक है, मैथ तो 10 क्वेश्चन तो आता ही है, उसमें ज्यादा कोई बड़ी नहीं है। वो कहाँ चला गया सूर्य? हाँ, दिल्ली सल्तनत का
पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया और बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया और किस वर्ष अधिकार किया? ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिन्होंने बिहार पर अभियान किया और बिहार एवं बंगाल पर 1225 ईस्वी में उसने क्या किया? अधिकार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। अगला सवाल है, अगला सवाल है, मिलान करना है ना? चलिए मिलान करते हैं, मिलान करिए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। कहाँ था? बिहार शरीफ था। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। चलिए प्रयोग करते हैं। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। बेलग्राम का कन्नौज का युद्ध 1540 में। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में। पहला का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, है ना? चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? देखिए जाप्ती प्रणाली से किया गया था, रोहतास में किला बनवाया था, कर बनवाया था, गग्गर जाति से डर था इसको, इसलिए उन्होंने किला बनवाया था। शुद्ध चांदी का दाम सिक्का चला था। देखिए दाम जो था ना, ठीक है, ये चांदी का नहीं था, ये तांबा का था। किसका था? तांबा का था। आज भी बिहार में कहते हैं का दाम कितना है ना? 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था, सही बात है। इसमें गलत कौन सा है? सी है जी। ठीक है, जो चांदी का चला गया तो क्या था? रुपया था। क्या था? रुपया था। और तांबे का दाम था। बिहार में चेरो वंश का उदय किस सदी में हुआ था? बिहार में चेरो वंश का उदय 12वीं सदी में हुआ था। ये पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ना, ये पहले भी आ चुका है। चलिए आगे चलते, आगे चलने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार जब हम आपको बता देते हैं ना, फिर जब पीडीएफ डाल देते हैं तो पीडीएफ में आप फिर से इसको क्या करिए, खुद से टिक मारिए, तो क्या होगा कि आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांत बनाया गया था। मान सिंह ने किस स्थान को बिहार की राजधानी बनाई थी? तो बिहार की राजधानी कहाँ बनाई थी? रोहतास को। रोहतास में क्या बनाई थी? बिहार की राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला सवाल, छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार किसके शासन काल में स्थापित हो गया था? तो ये जहांगीर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रंजीत, सॉरी सॉरी, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। अगला सवाल, 2000, अब करंट अफेयर आ गया यहाँ से। 2025 के प्रस्तावित अधिनियम के तहत संपत्ति को वक्त के रूप में समर्पित करने के लिए एक मुस्लिम को न्यूनतम कितने वर्ष तक धार्मिक निष्ठान होना चाहिए? 5 वर्ष तक। अभी मामला हुआ था ना, वक्फ बोर्ड का मामला को मैटर चला हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, उसके लिए पहले इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है, आवधिक श्रम सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। विचार करिए, मुझे बताइए और क्या? नहीं जी, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी
नहीं किया जाता है। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? एमओ एमओएसपीआई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों श्रम बल भागीदारी में वृद्धि होता है। सही बात है। दूसरा क्या है? सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बस एक सेकेंड पानी पी रहा हूं। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक सेकेंड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2015 में लागू किया गया था। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना लागू की गई। 10 वर्ष हो गए थे, यानी 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था, है ना। अगला है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने किया। सही बात है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। सही बात है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम विश्व में खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी सही बात है। तीनों सही है जी। अगला है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ठीक है, 2025 किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अगला सवाल, 2025 वर्ल्ड बैंक जारी किया। हाँ, हाल ही में किस देश ने थ्री डी थ्री डी थ्री डी प्रिंटेड ट्रेन बनाया है? कौन सा देश है जो 3D प्रिंटेड ट्रेन बनाया है? जापान। ये सब काम देखो जापान चाइना लोग करता है, वहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आसन्न परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो ये यूएसए ने की है। किसने किया है? यूएसए ने किया है। आईआईएम अहमदाबाद अपना पहली विदेश परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो ये कहाँ खोलेगा? दुबई में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? दुबई में खोलेगा। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एपीएमयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है ना कि डोपिंग को पता लगाना। डोपिंग का मतलब होता है कि जो उसमें जो जैविक मार्कर पर नजर रखना और उसमें जो एंटी डोपिंग है उसको ऐड करना। ठीक है, तो मेनली इसके लिए डोपिंग का पता लगाने के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला सवाल हम 140 तक करेंगे। 120वां सवाल तक पहुंच गए हैं। ठीक है, फटाफट 20 सवाल और देखते हैं। हाल ही में विझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम देख से नहीं लग रहा है कहाँ हो सकता है। विंजीजम, है ना। कहाँ हो सकता है जी? केरल में, है ना। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है डिप्टी गवर्नर के रूप में। ठीक है,
उन अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया है। ये मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के कारण महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कथन ए अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को एफपीआई और एआईएफ में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया। ठीक है, अब निर्देश दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सही बात है। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई और वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ के संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की रिपोर्ट सामने आई थी। सही बात है, इसलिए दोनों सही है। इसीलिए क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को एफपीआई एआईएफ को पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया था। सही बात है। अगला है अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, देख कुंभकोणम पान के पत्ता ये तमिलनाडु में पाया जाता है। क्या होता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं, थोड़ा सा नीचे खिसका ले। हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति की कार्रवाई को गति देना है। सही बात है ना। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। दोनों कथन सही है जी, दोनों कथन सही है। अगला है अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? जनरेटिव एआई से संबंधित है। अगला है अप्रैल 2025 में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को, जो भारत की पहली बीएफएसआई क्षेत्र विशिष्ट साइबर सुरक्षा रिपोर्ट है, किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी? ये तैयार की गई थी CRTIN और CSITFIN और SISA। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। करंट अफेयर है, करंट अफेयर ज्यादा याद करिएगा क्योंकि करंट अफेयर जो है अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत औसत 9% से अधिक है। बात तो सही है। ठीक है, अभी 9% है, थोड़ा सा ज्यादा उससे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधि 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू किया गया था। हाँ, ये बीपीएससी पूछ भी चुका है ना कि पंचायती राज में महिला आरक्षण जो है कब लागू हुआ था, तो ये 2006 में लागू हुआ था। दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा रहा, निम्न में से क्या है? तो आईएनएस वर्षा क्या है? ठीक है, आईएनएस वर्षा एक परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2024 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। बिल्कुल सही बात है। भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के
सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है। सही बात है, दोनों कथन सही है। अगला सवाल। अगला सवाल। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में भारत की पहली ट्रेन में एटीएम मशीन की स्थापना पंचवटी एक्सप्रेस में की गई। यह सुविधा किसके सहयोग से शुरू हुई है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बताओ, ट्रेन में एटीएम लगा दिया इन लोगों ने, अब ट्रेन भी लूटना शुरू हो जाएगा जी। पता चला ट्रेनें मोड़ लिया, अपन गांव में ले आके डब्बे को खाली कर दिया जी, डब्बा में एटीएम था। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यह उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है ना? उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, अपनी जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल जो है 845.7 वर्ग किलोमीटर है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गौर विखंडनी हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कई रेडियोधर्मी का प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। हाँ, ये जो है इसको दरकिनार करके किया जा सकता है। सही बात है। अगला है, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस को अपनाने के लक्ष्य किस देश ने प्राप्त कर लिया है? नॉर्वे। नॉर्वे ने, देखो नॉर्वे का आबादी कितना है, एक छोटा सा आबादी है, उसमें 100%, अब जहां पर 100-200 गाड़ी है, वहां पर 100% ईवी करना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो 100-200 गाड़ी एक मोहल्ला में होता है जी, है ना? तो बस वही है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बना लिया इन्होंने। इंडिया में आके देखे, समझ में आ जाएगा। इंडिया में नॉर्वे, हर नॉर्वे जैसा ऐसा रोज एक नॉर्वे पैदा होता है। आइए अगला सवाल। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जा रहा है? तो यह जल विद्युत, किसका है? जल विद्युत का प्रयोग करके किया जा रहा है। अगला, अप्रैल 2025 में बिहार के बिजली कोटे में 2820 मेगावाट की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई यूनिट सबसे अधिक बिजली योगदान देगी? तो ये जो है चौसा का जो थर्मल पावर प्लांट है, ये यूनिट 1 देगा। यूनिट 1 देगा। अगला सवाल है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 24 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हाँ, 36% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बात तो सही है। हाँ, 2014 में कितनी थी? 4554 था, और 2024 में कितना हो गया? 6132। ठीक है, 2014 की अगर हम बात करें कितना था? 4554। 4554। और 2024 में कितना हो गया? ये बढ़ करके, ये हो गया बढ़ करके 6132। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धना योजना के तहत नीरा के कंफर्टेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यकारक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। नहीं जी, ये गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, मुख्यमंत्री नीरा नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है सही है ना, सुनिश्चित एक दायित्व है। दूसरा है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। सही बात है ना, इसको रोककर शुद्ध है ना सुनिश्चित करने की दायित्व है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। सही बात है, तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है, निम्न में से किस खेल को पहली बार 2008 के ओलंपिक में शामिल किया 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। तो 2028 के ओलंपिक में फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस सिक्टेस, ये दो जो है पहली बार शामिल किया जा रहा है। ठीक है, देखो क्रिकेट जो है 1900 में खेला गया था, जिसमें दो पुरुष टीम था, एक ग्रेट ब्रिटेन और एक फ्रांस। ठीक है, ये एकमात्र है जिसमें क्रिकेट शामिल था और 2028 में 128 वर्ष बाद वापसी करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें ना क्रिकेट भी होना चाहिए, दूसरा पहला दूसरा और चौथा, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि क्रिकेट जो है अच्छा इसलिए सॉरी ये पूछ रहा पहली बार। क्रिकेट तो पहले खेल चुका है ना, क्रिकेट दोबारा 2028 में आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्रिकेट 1900 में खेल चुका है, इसलिए यही दो होगा, डी आंसर डी होगा। ठीक है, अगला सवाल है, दो सवाल और है, फटाफट इसको हम लोग फिनिश करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का किस स्थान पर कौन सा था। ठीक है, ये जो हुआ है अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, लास्ट सवाल है, क्योंकि उसके बाद मैथ का आ जाएगा आप लोग का, तो मैथ आप खुद करेंगे, है ना। हाँ, ये लास्ट सवाल है, 2025 में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए अपार कार्ड का निर्माण की प्रगति कितने प्रतिशत और बिहार देश में की कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, देखिए ये बिहार जो है 21वां स्थान रखता है और 55% हुई है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग है, आप खुद करिएगा, बाकी मैथ रीजनिंग अलग से लेके आएंगे। तब तक ध्यान रखिए, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को देखते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।